जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखेंगे क्लास 9 का जो हिस्ट्री का पहला चैप्टर दैट इज़ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में हम देखेंगे और उसके बारे में हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और बहुत ही आसान भाषाओं में तुम्हें समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो देखो, दुनिया का कोई भी रिवॉल्यूशन क्यों ना हो, चाहे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो या रशियन रिवॉल्यूशन हो या फिर किसी भी दुनिया का रिवॉल्यूशन ले लो, ठीक है, तो उस रिवॉल्यूशन का अगर देखा जाए ना तो मेनली 5 कॉजेस होते हैं। 5 कॉजेस, कितना? 5 कॉजेस। अगर दुनिया का किसी भी रिवॉल्यूशन ले लो तो इन 5 कॉजेस को अगर तुमने समझ लिया, कॉजेस मीन्स कारण, किस रीजन से ये रिवॉल्यूशन हुआ। ठीक है, रिवॉल्यूशन क्या होता है? विद्रोह होता है, ठीक है, विप्लव जिसको हम कहते हैं। तो ये कोई भी रिवॉल्यूशन जब भी होता है तो उसका मेनली 5 कॉज होते हैं। मेनली क्या मतलब, किसी भी रिवॉल्यूशन को अगर तुम्हें देखना है इसी 5 कॉजेस के हिसाब से अगर तुम देखोगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अगर तुम्हारी एनसीईआरटी किताब के हिसाब से मैं पढ़ाना शुरू करूँ तो तुम्हें ठीक से समझ में नहीं आएगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, क्योंकि जो तुम्हारा एनसीईआरटी का हिस्ट्री का जो किताब है वहाँ से डायरेक्टली स्टार्ट हुआ है, अचानक से कुछ बैस्टिल स्टॉर्म का डिस्ट्रॉय होता है, वहीं से स्टोरी शुरू हो जाती है। लेकिन मैं उसका पूरा बैकग्राउंड में बताऊंगा और बहुत ही प्यार से समझाऊंगा। ठीक है, समझने के बाद, ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ मज़ा आ जाएगा हिस्ट्री में, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हिस्ट्री इज बोरिंग बोरिंग बोरिंग। हिस्ट्री इज नॉट बोरिंग। क्या है हिस्ट्री? हिस्ट्री इज द स्टोरी विथ मैसेजेस। ठीक है, कहानी है जिसके साथ साथ हमें बहुत कुछ सीखने की मैसेजेस देता है। तो मैं इस चैप्टर के माध्यम से तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा कि कहानी क्या है, उसके साथ साथ ये वाला चैप्टर हमें क्या क्या मैसेज देता है जो हम अपनी ज़िंदगी में इनपुट कर सकें। ठीक है, तो आए आगे बढ़ते हैं। देखो क्या होता है। तो जैसे मैंने टॉपिक लिख दिया है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इस नाम से तो पता ही हो रहा है कि कौन से देश में हुआ था। ये हुआ था फ्रांस में हुआ था। ठीक है, तो इसलिए उसका हम कहते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो कब हुआ था ये, उसकी कहानी हम आएंगे। ईयर किताब में भी लिखा है 1789 में इसका शुरुआत हुई थी। तो लेकिन देखो, जब भी कोई भी शुरू होती है रिवॉल्यूशन, जैसे कि मैंने पहले बताया तुम्हें, उसका 5 कॉजेस होते हैं। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक कॉजेस। व्हाट इज इकोनॉमिक कॉजेस? कि पैसों की कुछ इस तरह का प्रॉब्लम हुआ होगा, फाइनेंशियल या पैस मनी जिसको हम कहते हैं, इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम आएगा तो सभी को तकलीफ होता है। ठीक है, जैसे कोरोना की वजह से काफ़ी लोग तकलीफ में हैं, क्योंकि उनका इकोनॉमी, उनका जो सोर्स ऑफ अर्निंग तबाह हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब इस इकोनॉमिक कॉजेस में हम कहीं ना कहीं देखेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने से पहले फ्रांस का इकोनॉमी कैसा था। ठीक है, कैसा उसका इकोनॉमी था। तो देखो, किसी भी कंट्री का अगर इकोनॉमी हमें देखना है, किसी भी कंट्री का, तो उसके इकोनॉमी का 3 सेक्टर होते हैं। ठीक है, ये आई होप तुमने इसको पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, या अगर नहीं पढ़े तो इकोनॉमी में पढ़ा ही दूंगा तुम्हें। तो 3 सेक्टर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से सेक्टर होते हैं? तो फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेक्टर। सबको पता है प्राइमरी सेक्टर, अगर नहीं पता है तो थोड़ा यहाँ पे मैं उसका छोटा सा ग्लिम्स दे देता हूँ तुम्हें कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर मेनली आ जाता है प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर। ठीक है, एक्चुअली प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर कोई सिर्फ हम प्राइमरी सेक्टर नहीं कहते, कि प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जहाँ पे हम क्या करते हैं कि नेचर के जो चीज़ें, नेचुरल रिसोर्स को हम डायरेक्टली विदाउट मच मॉडिफिकेशन, मतलब ज़्यादा उसको कोई बदलाव ना करके हम उसको इस्तेमाल करते हैं अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए। तो उसको हम कहते हैं, उन सब चीज़ों को हम प्राइमरी सेक्टर के अंदर डालते हैं। जैसे उनमें से सबसे पहले क्या होता है? एग्रीकल्चर होता है, माइनिंग हो गया, फिशिंग हो गया, डेयरी, ये सब चीज़ें क्या हो जाएगा? प्राइमरी सेक्टर। तो फ्रांस में जो प्राइमरी सेक्टर था, मतलब फ्रांस में हम यहाँ पे मेनली किसका एग्जाम्पल लेंगे? हम लेंगे एग्रीकल्चर का। फ्रांस में जो एग्रीकल्चर था वो क्या था? प्राइमरी सेक्टर। देखो यहाँ से कोर्स, प्राइमरी सेक्टर वाज इन ट्रबल। ठीक है, ट्रबल मतलब प्रॉब्लम में था। क्यों प्रॉब्लम में था? क्योंकि जो लैंड था, ठीक है, लैंड मतलब जमीन जहां पे खेती होगा, वो किसके हैंड पे था? द मैक्सिमम लार्ज एरिया ऑफ लैंड जिसको हम कहते हैं, बहुत बड़ा एरिया ऑफ लैंड, लार्ज एरिया ऑफ लैंड जो था वो किसके हाथों पे था? इट वाज इन द हैंड ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स। तो आप पूछोगे मुझे कि सर फ्यूडल लॉर्ड्स क्या होता है? बेटा, फ्यूडल लॉर्ड्स कुछ नहीं होता है, वही जो हम भारत में जिनको जमींदार कहते थे ना, दीज आर कॉल्ड इन फ्रांस
एज फ्यूडल लॉर्ड्स, और कुछ नहीं है। समझ में आई मेरी बात? कि जो जमींदार, ठीक है, जब अंग्रेज जब आए थे तो उन्होंने क्या किया था, कुछ जमींदार बनवा दिया था, मतलब उनके साथ पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन होगा, है कि नहीं, और उनके अंडर पे काफ़ी सारे फार्मर काम करते होंगे, तो दीज आर कॉल्ड जमींदार्स। एंड इन्हीं जमींदार टाइप के लोगों को फ्रांस में कहा जाता था फ्यूडल लॉर्ड्स, ठीक है। तो ज़्यादातर जमीन किसके हाथों पे था? फ्यूडल लॉर्ड्स के हाथों पे था, ठीक है। तो अगर देखो, अगर ज़्यादातर जमीन इन्हीं के हाथ में रहेगा तो एक चीज़ तो पक्का है कि बाकी जो लोग रहेंगे, ज़्यादातर लोग, उनके पास ज़मीन नहीं होगा, है कि नहीं, उनके पास ज़मीन नहीं होगा। अगर उनके पास ज़मीन नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम होगा लैंडलेस लेबरर का। समझना मेरी बात को, बहुत ही प्यार से समझाता हूं मैं। लैंडलेस लेबरर मतलब ऐसे लेबर, ऐसे जो काम करने वाले जिनके पास खुद का जमीन नहीं है, समझ रहे हो? तो वो क्या करेंगे, अगर खुद का जमीन नहीं होगा तो ये दिक्कत हो जाएगी, इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है। अभी समझाता हूँ अनएम्प्लॉयमेंट कैसे होता है। एक बेसिक से एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। हमारे भारत में ना तुम जितने भी देखो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया है, महाराष्ट्र ले लो और गुजरात ले लो, ठीक है, कर्नाटक, बेंगलोर, चेन्नई, इन सब एरिया में ज़्यादातर जो लेबर, ठीक है, माइग्रेंट लेबर जिनको हम कहते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स, वो कहाँ से जाते हैं? वो जाते हैं उत्तर प्रदेश से, बिहार से, इवन हमारे उड़ीसा से भी जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ के जो ज़्यादातर लोग वो डिपेंडेंट हैं एग्रीकल्चर में, और हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह फैक्ट्री नहीं है। क्योंकि देखो एग्रीकल्चर जो है, यहाँ पे देखो, एग्रीकल्चर सिर्फ देता है सीजनल लेबर या फिर सीजनल वर्क हम कह सकते हैं, ठीक है। मतलब साल में कुछ ही महीनों, कुछ ही टाइम तक ये क्या दे सकता है, तुम्हें रोजगार दे सकता है। कौन? एग्रीकल्चर, ठीक है। और एग्रीकल्चर भी देखो, यहाँ तो लोगों को, और जिनके पास भी थोड़ा बहुत जमीन बचा फ्रांस में, वो तो सीजनल काम में लग जाते थे। बाकी के जो 8 मतलब 6, 7, 8 महीने तक उनके पास कुछ काम ही नहीं होता था, ठीक है। तो वो क्या बनते थे उस टाइम पे? दे वर अनएम्प्लॉयड, है कि नहीं? समझ में आई मेरी बात? कि प्राइमरी सेक्टर जो था वहां पे, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर जो था, वो ज्यादातर जमीन फ्यूडल लॉर्ड्स के हाथों में था, ठीक है। और इसकी वजह से वहां पे एक बहुत बड़ी समस्या थी लैंडलेस लेबरर की। दूसरी बात, प्राइमरी सेक्टर या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारा है वो क्या करता है? एक सीजनल एम्प्लॉयमेंट देता है, मतलब साल में पर्टिकुलरली कुछ ही महीनों तक उससे हम काम चला सकते हैं, बाकी के टाइम पे खेती नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके बहुत से कारण है, वो ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा। तो बात समझ रहे हो ना? तो इसकी वजह से फ्रांस के जो ज्यादातर लोग वो क्या थे? अनएम्प्लॉयड थे, और क्या थे? गरीब थे, पोर थे, ठीक है। दूसरी बात, अगर मान लो कि यहाँ पे क्या होता कि एग्रीकल्चर मान लो है, तो एग्रीकल्चर में उनको सीजनल काम मिलता है। अगर तुम जेन्युइन सी बात देखो, पंजाब के या फिर हरियाणा के, महाराष्ट्र के, यहाँ के जो किसान है वो बाहर नहीं जाते काम करते। क्यों? क्योंकि पंजाब में अगर तुम देखो ना, वहाँ वहीं पे उनका इंडस्ट्री भी बहुत सारा है, मतलब जिस टाइम पे खेती करना है खेती कर ली, और जिस टाइम पे वो फ्री बैठे, मतलब खेती जिस टाइम पे नहीं हो रहा है उस टाइम पे वो इंडस्ट्री में काम करने लगे, है कि नहीं? तो इनसे उनको दोनों तरह का फायदा होता है। लेकिन बाकी जो स्टेट्स मैंने बताया, उत्तर प्रदेश ले लो, बिहार ले लो, हमारा उड़ीसा ले लो, हमारे में इंडस्ट्री है ही नहीं। अगर है तो बहुत ही कम अमाउंट में, जो कि इतने बड़े जो आबादी है, जो वर्किंग फोर्स है, यहाँ के जो लोग हैं, यूथ हैं, उनको काम नहीं दे सकते। दैट्स वाई वो बाहर जाते हैं काम करने के लिए जॉब के सर्च में। तो सेम सिचुएशन प्रॉब्लम किस में था? फ्रांस के लोगों में भी था। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ पे लैंडलेस लेबरर थे, जिसकी वजह से, क्योंकि जमीन नहीं था, तो ये बहुत ही सिंपल बात है, अगर जमीन नहीं होगा तो लैंडलेस लेबर, लैंडलेस मतलब जिनके पास जमीन खुद का नहीं होता है, ओके, उन्हीं को कहते हैं हम लैंडलेस लेबर। आगे देखो क्या होता है, ये हो गया प्राइमरी सेक्टर की बात। अगर हम बात करें फ्रांस में सेकेंडरी सेक्टर की, सेकेंडरी सेक्टर में कौन आते हैं? जहां पे मैन्युफैक्चर करते हैं, कोई भी चीजें प्रोडक्शन करते हैं, जो मेनली इंडस्ट्रीज को कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। ये सेकेंडरी सेक्टर है ना, ये मतलब एब्सेंट था, मतलब ना के बराबर। समझ में आ रहा है मेरी बात? मतलब कोई भी इंडस्ट्री, बड़े बड़े इंडस्ट्री सेटअप नहीं किया गया था उस टाइम पे, जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले की बात, मतलब 1789 की पहले की बात अगर हम कर रहे हैं, फ्रांस में उस टाइम पे इंडस्ट्री था ही नहीं। अगर हम बहुत मतलब कहते हैं ना के बराबर था, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर वाज इन ट्रबल, व्हाई? बिकॉज
द मैक्सिमम एरियाज ऑफ लैंड इन द हैंड ऑफ किसके था, फ्यूडल लॉर्ड्स। दूसरा प्रॉब्लम क्या था कि सेकेंडरी सेक्टर नहीं था, तो इसका मतलब जो एग्रीकल्चर सीजनल लेबर दे रहा है, बाकी के टाइम पे लोग चाहकर भी काम कुछ नहीं कर पा रहे है कि नहीं। दूसरी बात, जो थर्ड सेक्टर हम जिसको कहते हैं टेरिशियरी सेक्टर, टेरिशियरी सेक्टर, ठीक है, जितने भी मतलब सर्विस सेक्टर हम इसको भी कहते हैं, टेरिशियरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर, लेकिन जितने भी सर्विस चीजें होता है, जो डॉक्टर मान लो, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब चीजें, ये भी काफी वीक था। कहाँ पे, फ्रांस में उस टाइम पे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले, ठीक है। तो इसका मतलब हमें बेसिक सा आइडिया आ गया कि फ्रांस का जो इकोनॉमी था, जो इकोनॉमिक सिचुएशन था, ये बहुत ही नाजुक परिस्थिति में था। मतलब लोग काफी गरीब थे, इवन स्टेट पीपुल वेर पोर प्लस स्टेट ऑल्सो पोर। समझ में आ रहा है बात? मतलब लोग जो थे, पीपल जो थे, ये भी गरीब थे, इवन स्टेट भी गरीब था। स्टेट मतलब यहाँ पे राज्य मत समझना, ठीक है, सरकार, गवर्नमेंट, मतलब उस पूरा पूरा फ्रेंच जो किंगडम था, ठीक है, पूरा पूरा वो भी गरीब था, ठीक है। ये गरीबी का कारण ना, मतलब अगर हम देखें इससे थोड़ा अगर पहले जाएंगे ना, तो इससे थोड़ा पहले जब यहाँ पे जब राजा आएंगे लुई 16, वो बात तो आगे मैं करूँगा, लुई 16 मान लो अभी लिख देता हूँ। इनसे पहले जो थे ना, लुई 16 से पहले, उन्होंने क्या किया था, 7 साल तक, 7 ईयर्स, काफी लंबा टाइम होता है बेटा, 7 साल तक ये लड़ाई लड़े थे, किसके साथ, ब्रिटेन के साथ, ठीक है। और जैसे ही हमें सबको बताया कि लड़ाई से किसी को फायदा नहीं होता है, चाहे तुम बाद में जीत जाओ, जीतने के बाद भी तुम्हें काफी ज्यादा नुकसान होता है, लेकिन और यहाँ पे तो हार गए थे ये, ठीक है, हार गए थे 7 ईयर्स वाले में। 7 ईयर्स जो वार हुआ था किसके साथ, ब्रिटेन के साथ। मतलब पहले से ही उनके जो खजाना था, ठीक है, उनके जो ट्रेजरी था, उनका जो टैक्स जहाँ से कलेक्ट करके, जहाँ से राजा को पैसा मिलता था, लोगों से जो टैक्स कलेक्ट करके लाते थे, वो सारा का सारा पैसा वो लगा चुके थे कहाँ पे, वार पे। 7 साल की लड़ाई हो चुकी थी, और फिर उसके बाद आए लुई 16, ठीक है। तो इसी बीच मतलब पहली बात क्या है कि वहाँ का इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ही खराब था, ठीक है। मतलब सब खुद स्टेट गरीब था, मतलब राज्य गरीब था, प्लस लोग भी गरीब थे। और उसी बीच ना कहते हैं कि गधे गधे ही रहते हैं, है कि नहीं। और एक गधा आ गया लुई 16, समझ रहे हो ना अभी बात को। क्यों गधा मैं उनको कह रहा हूँ, क्योंकि देखो पहले ही तुम्हारे घर में खाने को नहीं है, ठीक है, और तुम कह रहे हो कि हम पार्टी करेंगे, आ जाओ, ठीक है। तो मतलब कि लुई 16 के जो पास, मतलब उनके जो फ्रांस का उस टाइम का जो इकोनॉमी था, बहुत ही नाजुक परिस्थिति में था। और उसी बीच ना लुई 16 ने एक बहुत ही बड़ा गलती कर दी, जिसको हम कहते हैं ब्लंडर, ठीक है। बहुत बड़ी गलती को क्या कहते हैं, ब्लंडर। मिस्टेक हम नहीं कह सकते, मिस्टेक तो गलती होता है, लेकिन बहुत बड़ा गलती को हम ब्लंडर कहते हैं। वो क्या ब्लंडर किया कि ऐसी परिस्थिति में ना उन्होंने अपने आर्मी भेज दी। कहाँ भेज दी, अमेरिका भेज दी। किस लिए ना, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था। देखो क्या हुआ कहानी, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब अमेरिका वाले लड़ रहे थे, किससे लड़ रहे थे, अमेरिका वाले लड़ रहे थे यूके के साथ, मतलब तुम ब्रिटेन भी कह सकते हो, ब्रिटेन के साथ लड़ रहे थे, ठीक है। तो ब्रिटेन क्योंकि पहले से ही किसका, फ्रांस का दुश्मन था, तो ब्रिटेन के खिलाफ, ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे, मतलब वो उन्होंने सोचा कि भाई दुश्मन का दुश्मन तो हमारा दोस्त हुआ, ठीक है। मतलब इससे उनका कोई मतलब नहीं था, अमेरिका के साथ जो फ्रांस था उसका कोई मतलब नहीं था, वो आपस में लड़ रहे हैं, मतलब ये लड़ रहे हैं इंडिपेंडेंस के लिए, किसके खिलाफ, ब्रिटेन के खिलाफ। तो लुई 16 ने क्या किया, लुई 16 ने अपनी आर्मी भेज दी इनको मदद करने के लिए। समझ रहे हो ना बात को। इसका मतलब एक बेसिक सी मैं बात बताना चाहूँगा कि तुम्हारे घर आग लगा है, ठीक है, तुम्हारे घर पे आग लगा है और तुम क्या कर रहे हो, बाल्टी पानी, मतलब पानी का बाल्टी लेके तुम भाग रहे हो दूसरे घर में आग मतलब बुझाने के लिए, ठीक है। ये वैसे ही वाली सिचुएशन हो गया भाई, खुद के 12 बज चुके हैं और तू जा रहा है दूसरों को मदद करने के लिए। पहले खुद के बारे में तो सोचा कर, ठीक है। इतना गधा था वो, मतलब इस तरह का सिचुएशन, मतलब तुम्हारे घर पे आग लगा है और तुमने ऑक्सीजन सिलेंडर खोल दी, ले और आग भड़क गया, है कि नहीं। ये सिचुएशन, इतना गधा था वो, मतलब खुद का इकोनॉमिक क्राइसिस होने वाला है और तू उसी टाइम पे सोल्जर भेज रहा है अमेरिका को मदद करने के लिए,
है कि नहीं। तो इससे क्या हुआ कि जो भी बचा कुचा पैसा था सब कुछ खत्म। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जो वहाँ पे आर्मी के, क्योंकि आर्मी जाता है तो उसके काफ़ी पैसा भी खर्च होता है कि नहीं, ऐसे बात में पता भी होगा। तो इससे क्या हुआ, एक फ्रांस में हो गया इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक, क्या हो गया, इकोनॉमिक क्राइसिस। समझ में आ रहा है मेरी बात। देखो मैंने क्या बताया तुम्हें पहले कि फ्रांस का जो इकोनॉमिक परिस्थिति था, ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि फ्रांस का जो सबसे बड़ा दुश्मन उस टाइम पे था, इविल्स ऑफ फ्रांस था, वो क्या था, वो था, एक था तो अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, दूसरा कौन था, पॉवर्टी, ठीक है। एक क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट था, मैंने बता दिया क्योंकि उनके पास मतलब इकोनॉमिक सेक्टर जो मैंने बताया वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इतना बेहतर नहीं था, तो इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो पॉवर्टी होगा, है कि नहीं। और इसी बीच क्या था, मैंने बताया था कि स्टेट भी गरीब था, मतलब फ्रांस वाज ऑलरेडी इन, और मैंने बता दिया कि जैसे वो भेज दिया कहाँ पे अपने जो आर्मी को, किसको असिस्ट करने के लिए, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को असिस्ट करने के लिए। किसके खिलाफ लड़ाई चल रहा था, अमेरिका के, ब्रिटेन के खिलाफ। क्यों ब्रिटेन के खिलाफ इन्होंने भेजा, क्योंकि ब्रिटेन ने इनको हरा दिया था, लेकिन इनका ईगो हर्ट हो चुका था। वो कहते ना कि मेरा ईगो हर्ट हो चुका है, इस बार का सिचुएशन हो गया है, ठीक है। मतलब खुद की ईगो के चक्कर में पूरा देश बर्बाद करने वाला था, और वो भी गया बर्बाद लगभग। और क्या था, तो पहले हमने देखा कि इकोनॉमिक क्राइसिस, जैसे ही आर्मी वहाँ पे गई, इकोनॉमिक क्राइसिस। और ना ये जो राजा थे ना, लुई 16, ठीक है, और उन्होंने शादी की थी इससे, मैरी एंटोनेट से, ठीक। वो जो रानी थी ना, मतलब लुई 16 की जो कोर्ट समझते ना, राज दरबार, और रानी की खर्चा ना इतना आता था तुम सोच भी नहीं सकते, है कि नहीं। मतलब 10-10 लाख का लिपस्टिक लगा के घूमती थी वो, पता नहीं कहाँ घूमती थी, है कि नहीं। वो अलग अलग ना, मतलब दिन में 70 को साड़ी पहन के, साड़ी तो नहीं पहनते थे, वो जो ड्रेस पहन के घूमा करती थी, तो इतना उनका खर्चा था तुम सोच भी नहीं सकते, है कि नहीं। मतलब देश, मतलब लोग मर रहे हैं भूख से, है कि नहीं, खाने को नहीं मिल रहा है, और रानी 10 लाख की लिपस्टिक लगा के घूम रही है। सोच सकते कैसी सी परिस्थिति थी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ ना, तो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था फ्रांस में, वो लीड्स टू, देखो ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, इकोनॉमिक क्राइसिस लीड्स टू फाइनेंशियल बैंकरप्सी। समझना पूरी अच्छी तरह से, फाइनेंशियल बैंकरप्सी। बैंकरप्सी या फिर बैंकरप्ट हम किसको कहते हैं, बैंक, फाइनेंशियल बैंकरप्सी जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो अच्छी तरह समझिए। थोड़ा इकोनॉमी वाला, क्योंकि इकोनॉमी समझा रहा हूँ फ्रांस का, तो इकोनॉमी वाला एक आ गया टर्म कि व्हाट इज फाइनेंशियल बैंकरप्सी। फाइनेंशियल बैंकरप्सी है जिसको हम कहते हैं दिवालिया, ठीक है। मतलब ऐसी परिस्थिति जहाँ पे उसके बाद तुम्हारे पास एक रुपये भी नहीं बचता। मतलब फाइनेंशियल बैंकरप्सी इज अ सिचुएशन व्हेन ऑल ऑफ योर वेल्थ एंड मनी इज फिनिश्ड। समझ में आ रहा है मेरे पास, ऐसी परिस्थिति जहाँ पे तुम्हारे पास एक भी रुपया नहीं बचा है। मतलब विदाउट मनी नाइदर यू रन योर फैमिली नॉर द नेशन और द कंट्री। मतलब एक ऐसी परिस्थिति जहाँ पे कि तुम्हारे पास पैसा खत्म, और विदाउट मनी, विदाउट वेल्थ और विदाउट मनी तुम ना ही अपने देश को चला सकते हो, ना ही अपने परिवार को चला सकते हो। इस वाले परिस्थिति को हम कहते हैं फाइनेंशियल बैंकरप्सी। और हो गया कहाँ पे, फ्रांस में। क्यों, क्योंकि एक गधा और एक गधी की वजह से, है कि नहीं। एक गधा भेज दिया आर्मी, गधी लिपस्टिक लगा के घूम रही थी, मतलब रॉयल खर्चे काफ़ी ज़्यादा थे, ठीक है। अलग ही लेवल का वो सब मतलब जीते थे। आगे बताऊंगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरी एंटोनेट की, उनकी जो पत्नी थी। समझ आ रहा है मेरा। देखो इससे क्या हुआ, फाइनेंशियल बैंकरप्सी हो गया, मतलब पूरा का पूरा पैसा खत्म। अरे मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर तुम्हें पता होगा कि 1991 में ना भारत के साथ भी कुछ ऐसा होने वाला था, है कि नहीं। 1991 में उस टाइम पे हमारे भारत के जो फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। वो काफ़ी बेहतर क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। मतलब उस टाइम पे इंडिया के पास सिर्फ, इंडिया मतलब हमारे देश के पास सिर्फ 15 दिन का ही पैसा बचा था, ओनली 15 डेज। मतलब 15 दिन के बाद ना इंडिया बाहर से कुछ खरीद सकता है, क्योंकि हम बाहर से बहुत चीज़ें खरीदते थे, आज भी खरीद रहे हैं, ऑयल खरीद रहे हैं, बाकी और भी बहुत सी मशीन्स वगैरह खरीदते थे। मतलब 15 दिन का ही पैसा बचा था,
तो उस टाइम पे इंडिया ने, ये मैं इकोनॉमिक क्लास में तो पढ़ाऊंगा, ठीक है, कैसे एलपीजी रिफॉर्म लाया। तो उसी तरह से मतलब इनके पास पूरा, हमारे पास तो 15 दिन के लिए बचा था, इनके पास एक दिन के लिए भी नहीं बचा, पूरा का पूरा खत्म, ठीक है, कहानी खत्म। फाइनेंशियल बैंकरप्सी होगा किसका? फ्रांस। मतलब उनके पास पैसा ही नहीं बचा है। तो अगर देखो फाइनेंशियल बैंकरप्सी, सब चीजें, ये जो कॉजेस मैंने लिखा है ना, एक एक कॉजेस अगर हम इकोनॉमिक कॉजेस से शुरू करते हैं, इकोनॉमिक कॉजेस से अगर हम शुरू करते हैं जानने के लिए, तो एक एक कॉजेस आपस से जुड़ा हुआ है, वो ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे अगर इकोनॉमिक, जिसका हम कहते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर फाइनेंशियल बैंकरप्सी, फाइनेंशियल बैंकरप्सी लीड्स टू पॉलिटिकल क्राइसिस। समझना पॉलिटिकल क्राइसिस क्या होता है। पॉलिटिकल क्राइसिस मतलब हम कह सकते हैं इसको, जो लॉ एंड ऑर्डर क्राइसिस, ठीक है, या फिर हम इसको कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर। ठीक, थोड़ा यहाँ पे मिटा के लिख देता हूँ, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख दूँ। तो इसको हम और क्या कह सकते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ, क्या बताएं, हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर। देखो समझो, बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूँ कि क्या है सर। अब पूछोगे तुम कि सर ब्रेकडाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर क्या होता है, व्हाट इज पॉलिटिकल क्राइसिस। अरे मेरे प्यारे बच्चों, जरा यहाँ पे ध्यान से देखो कि हमारे जो देश में ना जो कुछ भी चल रहा है, ठीक है, जो कोई भी एग्जीक्यूटिव काम चल रहा है, एग्जीक्यूटिव मतलब जो भी कोई देश के लिए काम कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है, जो सरकारी काम कर रहे हैं, आर्मी ले लो, पुलिस ले लो, गवर्नमेंट डॉक्टर, ये सारे के सारे जो भी जो गवर्नमेंट के काम से मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो हैं, ये सब के सब एग्जीक्यूटिव्स हैं, है कि नहीं। और ये क्यों काम करते हैं, क्योंकि महीने के पहले तारीख को उनको तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह मतलब सैलरी मिलती है। अगर कोई तुम्हें कहेगा कि हम तुम्हें सैलरी नहीं देंगे और तुम 1 साल तक काम करते रहो, और ये भी कहा कि कब सैलरी मिलेगा कुछ पता नहीं, क्या तुम काम करोगे, बताओ क्या करोगे तुम काम। अरे कोई नहीं करेगा भाई, सब पैसे के लिए खेल है भाई, समझ रहे हो ना। मतलब फ्रांस के पास पैसा खत्म। तो इसी वजह से जो इनको सैलरी मिलता था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते थे सब, मतलब वहाँ के पुलिस मान लो, ठीक है, वहाँ के जो आर्मी, ये सब चीज़ें जो राजा के लिए काम करते थे, जो टैक्स कलेक्ट करते थे, अगर भाई उनको खुद को पैसा नहीं मिलेगा तो क्या वो सही ढंग से काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। क्यों? हम जो कोई भी जो काम करता है, ठीक है, जो 10 से 4 बजे तक जो काम करता है, ज़बरदस्त तरीके से काम करते हैं, क्योंकि उनको उतना अच्छा सैलरी भी मिलता है कि नहीं, पैसा भी मिलता है। तो इसी वजह से ना वो काम करते हैं। अगर उनको पैसा नहीं मिलेगा तो वो भी जो काम, मतलब सरकार ने मान लो ऑर्डर दे दी कि तुम्हें काम करना होगा, करेंगे, लेकिन दिल से नहीं करेंगे, ठीक है। तुम भी अपने दिल में हाथ रख के बताओ कि अगर तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगा, तुम क्या पूरे मेहनत, पूरे लगन से काम कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रांस के पास पैसा बचा ही नहीं था। तो इसलिए वो जो एम्प्लॉइज थे फ्रांस, मतलब फ्रेंच जो भी थे, फ्रेंच के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनको पैसा सरकार नहीं दे पा रहा था। सरकार मतलब राजा पैसा नहीं दे पा रहा। तो क्या वो अच्छी तरह से काम करेंगे? अगर मान लो पुलिस को पैसा नहीं मिलेगा ढंग से, तो अगर वो ठीक से नहीं काम करेंगे तो पूरा का पूरा जो लॉ एंड ऑर्डर, जो कानून व्यवस्था है, पूरा का पूरा ब्रेकडाउन हो जाएगा, लेकिन कोई भी काम ढंग से ही नहीं होगा। तो सेम सिचुएशन वाज हैपेन इन फ्रांस, क्योंकि फ्रांस वाज ऑलरेडी इन इकोनॉमिक क्राइसिस एंड लुई 16 मेक ए ब्लंडर बाय सेंडिंग हिज आर्मी टू असिस्ट द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ब्रिटेन, है कि नहीं। समझ में आ रहा है ना जो मैंने बताया अब तक। इससे क्या हुआ, फाइनेंशियल, फ्रांस वाज ऑलरेडी इन इकोनॉमिक क्राइसिस, दिस लीड्स टू फाइनेंशियल बैंकरप्सी। जो मैंने बताया, व्हाट इज फाइनेंशियल बैंकरप्सी, एक ऐसी परिस्थिति जहां पे तुम्हारे पास पैसा खत्म, उसके बाद तुम कुछ नहीं कर सकते। ना पैसा होगा, ना तुम घर चला सकते, ना घर तो नहीं चला सकते, देश क्या घंटा चलाओगे, है कि नहीं। समझ में आ रहा है। तो लोगों को पैसा नहीं मिल रहा था, जो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव में जो काम करते थे, जो प्रशासनिक शासन व्यवस्था में जो लोग काम करते थे, उनको ठीक से पैसा नहीं मिला, तो वो भी ढंग से काम नहीं करने लगे। तो इससे क्या हुआ, पॉलिटिकल क्राइसिस हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी बात। और दूसरी चीज़ कि पॉलिटिकल जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों में, मतलब शासन के क्षेत्र में, हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो उसी तरह से फ्रांस का जो एग्जीक्यूटिव हेड, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, जो सबसे ऊपर था, वो कौन था? राजा था। कौन था? उसका नाम क्या था? लुई द 16। समझो मेरी बात को।
कौन था? लुई 16 था हेड, ठीक है। और ये जो था ना 1 नंबर का लोल था। लोल समझते हो ना? लोल 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 को हो, बकलोल को हो, गधा को हो, जो कह रहा है कहो, 1 नंबर का वही था वो, ठीक। मतलब राजा है, भाई राजा का कुछ गुण भी होना चाहिए। मतलब इसका जो सबसे बड़ी समस्या था ना, जो किसका, लुई 16 का सबसे बड़ा समस्या था कि इसने शादी कर ली किससे? ऑस्ट्रियन प्रिंस मैरी एंटोइनेट। किससे? ऑस्ट्रियन प्रिंस। मतलब उस टाइम पे ना फ्रांस के पास एक बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था, जिसको हम कहते हैं ऑस्ट्रियन एम्पायर, है, ठीक है। उसकी राजकुमारी प्रिंसेस, उनसे शादी कर दी, लुई 16 ने शादी कर ली। और मैं हमेशा लड़कों को बताता हूँ कि अगर बीवी मतलब वाइफ अपना खूबसूरत हो और वो रईस घर की हो, तब तो तुम्हारा बैंड बजने वाला है। समझ में आया ना कैसे बैंड बजने वाला है? ये बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो वोमेन होते हैं ना, जो बीवियाँ होती हैं, उनको ना एक अलग ही लेवल का एन्जॉयमेंट चाहिए होता है। यू नो व्हाट इज एन्जॉयमेंट? मतलब वो हमेशा ना, मतलब मान लो जैसे एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ कि क्या हुआ कि तुम्हारा नई नई शादी हुई है, ठीक है। और उस टाइम पे मान लो शादी के 4 दिन के बाद वो लड़की बोलेगी कि हाँ मुझे घर वालों की याद आ रही, माँ की याद आ रही, भाई की याद आ रही, मुझे घर लेके जाओ। समझ रहे हो ना बात को? तो अगर उस टाइम पे अगर तुम उनसे कहोगे, मतलब अपने बीवी से कहोगे कि मत जाओ मुझे छोड़ के, तुम्हारे बिना जी नहीं लगेगा, मर जाऊंगा मैं, आसमान फट जाएगा, धरती हिल जाएगा, भूकंप आ जाएगा, अगर इस तरह का उसका पैर पकड़ लोगे ना कि मत जाओ मुझे छोड़ के, तो भाई सत्यानाश तुम्हारा। तो उस टाइम वो जो अपने जो तुम्हारी बीवी होगी ना, और समझ पक्का गुलाम है ये, जोरू का गुलाम, वहीं से आया कॉन्सेप्ट। समझ में आया ना? अगर वहीं पे अगर तुम क्या करते, अगर तुम करते कि अगर वो कहते कि घर जाना है मुझे, तो कहते अभी जाना है या कल सुबह जाऊँ, मतलब कुछ व्यवस्था करूँ, मतलब कुछ टिकट विकट कर दूँ तो फ्लाइट से चली जाए, ट्रेन अगर लेट हो रहा है तो फ्लाइट से चली जाए। और वो आकर तब बोलेगी 15 दिन तक नहीं आएंगे, जा रहे हैं, सोच लो। तो बस कह देना उनसे 15 साल तक मत आ, गारंटी देके कहता हूँ अपनी बीवी छोड़ के जाएगी ही नहीं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? लुई 16 जो था ना वो 1 नंबर का गधा था। क्यों? क्योंकि जो मैरी एंटोनेट थी वो क्या थी, एक तो प्रिंसेस थी, कहाँ की, ऑस्ट्रिया की, और खूबसूरत भी काफ़ी थी। कहा जाता है उस टाइम की सबसे सुंदर महिला वही थी, लुई 16 महिला कैसे हो सकती है? उनकी बीवी है ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, कौन? मैरी एंटोनेट। खूबसूरत भी और रईस खानदान से। कुछ नहीं करती थी, दिन भर आईने के सामने, मिरर के सामने जाके इधर से वो मेकअप लगाएगी, यहाँ पे ठोंठ, जो ठोंठ रोकने के लिए क्या आ गया, अरे नहीं तो ब्रश हो गया, वो जो क्या करते हैं, और इधर लगाएगी वो लगाएगी, मतलब अजीब अजीब से सब कपड़े पहन के, और खूब मतलब सज धज के आके बोलेगी किससे? अपने पति देव से, लुई 16 से कहेगी कि देखो ना मैं कैसे लग रहा हूँ। तो ये कहेगी क्या जानो तुमसे खूबसूरत कोई आज तक ना था और ना होगा, है कि नहीं? बस यही करता था लुई 16। मतलब बीवी सज धज के, मतलब हर 24 घंटे बीवी के साथ ही लगा रहता था। देश मतलब बाहर में जाए, किस लिए इसको लोल का था पता चला ना? मतलब ये सज धज के निकल के आधी इधर पूछती थी कि बेबी बता ना मैं कैसे लग रहा हूँ, और ये कहेगी ओ मेरा बेबी तुम कितना खूबसूरत हो, तुम्हारे ऐसा कोई है ही नहीं। इस तरह का काम हो रहा था सब, है कि नहीं? और दिन रात बैठ के बस आके पूछती थी कि मेरा बेबी ने खाना खाया। लुई 16 ऐसा ही काम करता था। तो दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूं कि जो लुई 16 था, लोल मत लिखना एग्जाम में कि लुई 16 वाज लोल, तुम लिख सकते हो ही वाज एन इनकॉम्पिटेंट रूलर। इनकॉम्पिटेंट रूलर मतलब अयोग्य शासक। समझ में आ रहा है मेरे को? तो समझ में आ गया? मतलब ये इसका पूरा ध्यान अपनी बीवी के साथ, मतलब पता नहीं उसको डाउट था, खूबसूरत बीवी होगी ना तो पक्का डाउट होगी, पता नहीं किसके साथ भाग जाएगी, क्या करेगी, ये तो डाउट ही रहता है। तो आगे चलो देखो, ये था ऑन मतलब इनकॉम्पिटेंट, मतलब अयोग्य था, ठीक है। तो इसकी क्षमता नहीं थी राजा बनने की, पता नहीं कौन गधा राजा बना दिया। लेकिन अगर अच्छा राजा होता तो कोई रिवोल्यूशन होते नहीं, अच्छा वही गधा था, नहीं तो डेमोक्रेसी आता ही नहीं। आगे समझाऊंगा कैसे डेमोक्रेसी आया। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन में हमने देखा कि 5 कॉजेस मैंने बता दी तुम्हें किसी भी रिवोल्यूशन के लिए, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल एंड इमीडिएट कॉज, ठीक है। इकोनॉमिक वजह से हमने समझ ली कि फ्रांस में काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा था, उसी बीच में क्या हुआ कि वो लड़ाई के लिए भेज दी अपने आर्मी को, उससे पहले भी लड़ के उनका पूरा पैसा खत्म हो चुका था।
और फिर क्या हुआ कि लुई 16 जो पॉलिटिकल, इससे क्या हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस लीड्स टू फाइनेंशियल बैंकरप्सी, फाइनेंशियल बैंकरप्सी लीड्स टू पॉलिटिकल क्राइसिस, जिसको हम कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे क्या, सोशल कॉजेस। ठीक है।